अच्छा बच्चों, ये एसईओ का जो जूम सेशन है आप लोगों को पता है। और जूम सेशन में मोस्टली हम लोग ये जूम सेशन रखने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज हैं, चाहे वो किसी बैच का बच्चा हो, चाहे वो एडवांस क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज स्टार्ट करें। सर हैं काफी सारे। जी जी, प्लीज प्लीज। सर इसमें जो हमारा सबसे पहले सर, जब हम अगर किसी एम्प्लॉयर हमें हायर करता है, हम्म। कंटेंट राइटर तो हमने खुद, या तो खुद कंटेंट राइट करना है, या अगर हम अपना कंटेंट राइटर हायर करते हैं तो ये इसका जितने फंड्स वगैरह हैं कि ये एम्प्लॉयर देगा या हमें अपने ही में से करने होते हैं? ये आप कंपनी में जॉब की बात करो बेटा, या एज अ फ्रीलांसिंग कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सर। अच्छा देखो, अगर तो आप फ्रीलांसिंग उठाते हैं, जैसे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है, तो जब मेरी से बंदे से बात स्टार्ट हुई थी, तो जब उसने मुझे कहा था कि आपने ऑफ पेज करना है। अब ऑफ पेज में आपको पता है, ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल राइटिंग, वेब 2.0 सब कुछ आता है। तो उसने मुझे जी। कहा कि अभी मेरे पास बजट नहीं है ब्लॉग्स का, तो आप वो वाली चीजें छोड़ के जिसमें ब्लॉग लिखते हैं, आप बाकी सारा करें। फिर जब बैक लिंकिंग बढ़ते रहे, उसे नजर आता रहा कि इम्प्रूव हो रही है इसकी वेबसाइट, तो उसको अब पता था कि कंटेंट के बगैर गुजारा नहीं। तो फिर उसने कहा कि मैं आपका 5,000 और बढ़ा देता हूँ, आप कोई कंटेंट राइटर हायर कर लें अपने सर्कल में से, जो कि हमें महीने का कोई 3-4 आर्टिकल लिख के दे दे। तो बताने का मकसद ये है कि कुछ स्टार्टिंग में आपको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हो कि आप अपने बजट में से उसको दो। क्योंकि देखो, जो उसने वेबसाइट रैंक अप करवाना उसका हेडेक है, वो अपनी वेबसाइट रैंक अप करवाया, तो उसको सारी उसका पता होना चाहिए चीज़ों का ना, कि रैंक अप कराने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हाँ, बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट, ये आपका फर्ज है, आप उनको बताओ कि एसईओ के बगैर, सॉरी, कंटेंट के बगैर गुजारा नहीं है। और आप उनको बेशक कहो कि आप खुद ढूंढ के ला के दे दें कंटेंट राइटर, लेकिन उसका ताल्लुक आपके पैसों से नहीं होगा। वो जितना आपको दे रहा है महीने का, कोई 15,000 दे रहा है, 30,000 दे रहा है, 25 दे रहा है, वो सारा आपका है। अगर वो कंटेंट राइटर की डिमांड करते हैं कि नहीं अब हमें कंटेंट राइटर चाहिए, तो उसका वो आपको अलग से पे करेगा, आपने नहीं उसको पे करना। ठीक हो गया सर। दूसरा ये है कि अगर कोई हम अगर देख रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या ऑफर आती है, हम्म। तो एक जो वेबसाइट जिसके लिए हमने एसईओ का काम करना है, उसका मिनिमम डीए कितना होना चाहिए कि जिसके लिए हम काम शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम डीए का कोई चक्कर नहीं होता। देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे मोस्टली 95% जितनी भी वेबसाइट्स मिली है ना आज तक, चाहे कंपनी की बात हो या फ्रीलांसिंग में, मुझे बिल्कुल डेड वेबसाइट्स मिली हैं। डेड वेबसाइट्स वो होती हैं जो बिल्कुल नई बनी हुई हैं और उन पे भी तक कोई काम ना हुआ हो। ठीक है। ठीक। सेल्फी डॉट पी के आप जाके चेक कर सकते हैं। इसको मुझे भी कितना 2.5 महीने हुए हैं, और बिल्कुल डेड वेबसाइट थी। अभी जब मैं गया हूँ तो काम हो रहा था, इवन सारा ऑन पेज मैंने खुद जाके सेट किया है। और कल परसों ही अल्हम्दुलिल्लाह उसके कीवर्ड जो रैंक होना शुरू हो गए हैं, और गूगल पे दूसरे या तीसरे पेज पे आ रहे हैं। तो डीए का मिनिमम होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके की पॉइंट्स की हैं, आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने किन चीज़ों को हिट करना है। काम स्टार्ट करने से पहले आपने किन चीज़ों को देखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वो आप कंपनी में काम करें तो आपका बॉस होगा, अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करें तो वो बंदा होगा, क्लाइंट होगा जिसका आप काम करें। दोनों को आपने बेटा क्लियर एंड कट बताना है। ये बिगनर्स बहुत सी गलती करते हैं, उनको नहीं पता होता, उन्होंने कहीं इधर उधर से सुन लिया होता है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ये होता है, हफ्तों में, एक महीने में कीवर्ड रैंक हो जाते हैं, कोई मसली बात ही नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने जब ये वाला प्रोजेक्ट लिया था सेल्फी डॉट पीके का, तो मैंने उन्हें 6 महीने का फॉर अ सेफ साइड टाइम दिया था। ठीक है। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है कि 2.5 महीनों में कीवर्ड जो है वो नजर आना शुरू हो गए हैं। तो ये कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है, कि सर वो तो अभी 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्तों में हो जाएगा। आपने उसको पूरा प्रॉपरली बताना और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। क्योंकि क्लाइंट जो ज्यादा तंग करते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है, अल्लाह का शुक्र ये है कि जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है वो बंदा खुद एसईओ एक्सपर्ट है। उसके पास टाइम नहीं, इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट मुझसे करवाता है। इसलिए मैं सुकून से उसका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझसे करवा रहा है। वरना जिनको मेरे बहुत से प्रोजेक्ट खत्म भी हुए हैं स्टार्टिंग में, अपने करियर के स्टार्टिंग में। स्पेशली जो फीमेल्स होती थी, आंटियां होती थी, कि कोई यूके की आंटी, यूएसए की आंटी है, रिटायर होकर पूरी फैमिली यहाँ आ गई है, अब पैसा है माशाल्लाह से, अब बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस की ऑनलाइन उन्होंने वो करवानी, डिजिटल मार्केटिंग। अब वेबसाइट आधी बनी हुई है, आधी खाली पड़ी हुई है कि जी अब ऑर्डर आना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, एसईओ एक्सपर्ट आप है, अगला बंदा नहीं। समझाना आपका काम है। तो हमने उन्हें शुरू में बहुत समझाया था, उन्हें ये लगा अब इससे काम नहीं हो रहा, तो इसलिए ये टाइम मांग रहा है, वो कर रहे हैं। तो जब स्पेशली क्लाइंट की बात करूं, जब क्लाइंट हायर
किसी प्रोजेक्ट में इंडल्ज हो तो पहले उसको अच्छी तरह बता दो कि 2-3 महीने तक आप में तंग नहीं करना। अगर तो वो एसईओ की थोड़ी बहुत भी नो हाउ रखता है तो वो समझ जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इसमें। बाकी डीए का उसका कोई चक्कर नहीं होता। मैंने जिस डीए पे काम किया वो 0 है या 1 है। अब इससे ज़्यादा कम क्या होगा, 0 से कम या 1 से। तो डीए का कोई चक्कर नहीं होता। हाँ, अगर ऑलरेडी इसका कोई कीवर्ड रैंक हुए में तो वो आप कह लो कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। कि ऑलरेडी फर्ज करो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करो, उसने बता दिया है मेरा ये वाला कीवर्ड लिखोगे तो मेरी चौथे नंबर पे वेबसाइट आ रही है। तो अब तुम्हारे लिए काम बड़ा आसान हो गया। तुम्हें कीवर्ड तो ऑलरेडी मिला हुआ है, कीवर्ड अब तुम्हें ढूंढना नहीं, अब तुमने उसी कीवर्ड के ऊपर खेलना है। उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखो, उसके ऊपर ब्लॉग लिखो, उसकी प्रोफाइल क्रिएशन करो ज्यादा से ज्यादा। उसकी एड पोस्टिंग भी उसी कीवर्ड के नाम के ऊपर करो। सोशल कमेंटिंग्स करो उस कीवर्ड के ऊपर, कि उसको बूस्ट देते रहो। और फिर महीने 2 महीने के अंदर तुम चौथे से दूसरे पेज पे ले आओगे। वो काम आसान होता है। जो बिल्कुल डेड और नई वेबसाइट होती है उसमें काम मुश्किल होता है, क्योंकि गूगल ना बहुत लेट आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट करता है। ठीक हो सर। अच्छा, अब ये अगर हमने बिलफर्ज हमने कंटेंट राइटिंग हमने खुद करनी है, हाँ जी। तो उसकी क्वालिटी हमारी जो एक तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी जो है कि हमारे उसके अंदर जो कीवर्ड्स वगैरह जो हमने डालने हैं वो उस हिसाब से होती है, कंटेंट खुद भी एक अच्छा होना चाहिए। दो बातें देखो। एसईओ जो है ना आपकी पूरी कीवर्ड्स के ऊपर घूम रही है। नंबर 2 कीवर्ड और नंबर 2 कंटेंट। ये मेरे ख्याल से गालिबन 10 दिन पहले की बात है। गूगल की तरफ से अपडेट आई थी। पेज है फेसबुक पे, गूगल सर्च सेंट्रल या सेंटर या सेंट्रल है, मैं भूल गया हूँ। वहां पर उन्होंने लिखा था कि अब हमारी जो नई अपडेट आ रही है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ न्यू कंटेंट पे काम करी। न्यू कंटेंट का मुराद ये है कि अगर एक कंटेंट राइटर कंटेंट लिख रहा है तो उसमें कोई भी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अमूमन क्या होता है, कंटेंट राइटर्स बेशक होते बहुत क्रिएटिव है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आइडिया हर बंदा लेता है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर जो वो ऑब्वियसली आइडिया लेते हैं, रिसर्च करते हैं। मैंने काम करना है तो मैंने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, मैंने फेसबुक पेज हैंडल करना है या इंस्टाग्राम पेज बनाना है, तो मैं बड़े बड़े इंस्टाग्राम पेजेस देखूंगा रेफरेंस के लिए कि इंस्टाग्राम पेजेस बने कैसे होते हैं। तो ह्यूमन नेचर है। तो जब आपको किसी का काम अच्छा लगता है आप कोशिश करते हो मेरा काम भी इस जैसा हो। तो कंटेंट राइटिंग में भी होता है अक्सर और बेशतर। आपकी कुछ लाइन आपको किसी की लाइन अच्छी लगी थी आप उठा लेते हो। लेकिन अब जो एसईओ है वो बहुत मुश्किल बना दी गई। मुश्किल इसलिए क्योंकि ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। आपसे वही चल सकेगा जो बिल्कुल वाइट हैट एसईओ कर रहा है। ब्लैक का तो कॉन्सेप्ट कई सालों से खत्म हुआ है। लेकिन अब आप कर लो जिसे हम कहते हैं ग्रे हैट, कि थोड़ी बहुत आपने स्टफिंग कर ली कीवर्ड्स की, थोड़ा बहुत कंटेंट कॉपी रख लिया, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। कंटेंट आपका बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप एसईओ के बंदे हो, आप एसईओ में रहो, कंटेंट राइटिंग के चक्करों में ना पड़ो। ठीक है। आप अपनी फील्ड संभालो, कंटेंट राइटर वाला अपनी फील्ड संभालेगा, ग्राफिक डिजाइन वाला अपनी फील्ड संभालेगा। क्योंकि अब हर चीज़ में कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है। और ये नहीं कि हाँ मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, कैनवा पे तो मैं बना ही सकता हूँ, तो चलो ये वाला पंगा भी मैं ही साथ में लेता हूँ। नहीं, जो फील्ड में आप उसी में रहो, क्योंकि अब हर चीज़ में क्रिएटिविटी चाहिए। कीवर्ड्स का रोल अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंटेंट राइटिंग उसमें अब जो कंटेंट राइटर की बात की जाए तो उसमें अब क्वालिटी पे गूगल जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मैंने जो 2 महीने या 2.5 महीनों में इन डेड वेबसाइट्स का जो कीवर्ड उठाया है उसमें मैंने ब्लॉग पे बहुत फोकस किया है। मैंने आर्टिकल्स बहुत लिखवाए हैं। मैंने वेब 2.0 बहुत की है। ब्लॉग राइटिंग मैंने बहुत की है। जो ब्लॉग्स लिखे हैं अपनी उनकी वेबसाइट के ऊपर, उन ब्लॉग्स की आगे से दोबारा एसईओ की है। तो ब्लॉग्स में मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो कंटेंट बहुत इस वक्त आपकी जो बैकबोन है ना, कीवर्ड ऑफ कंटेंट है। कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी होना जरूरी है। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना आप लोग ने। ठीक हो गया सर। और सर, अब वैसे तो अमूमन यही होता है कि हम जो वेबसाइट जिसके लिए हमने एसईओ करनी है वो होगी वर्डप्रेस की। हम्म। बिलफर्ज अगर हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है या इस तरह की वेबसाइट से नहीं बनी हुई, जी जी। उस सारी एचटीएमएल के ऊपर बनी हुई है, तो हम्म। अब ये उस एम्प्लॉयर का काम है कि वो डेवलपर से हमारी बैकएंड का काम करवाए। अगर तो आपकी वेबसाइट जो HTML पे बनी हुई है तो HTML का भी बेसिक कोड आना चाहिए। क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों पहले एक बंदे से सीनियर बंदे से मेरी मीटिंग हुई थी। तो वो HTML की वेबसाइट्स को डील करता है, तो यही सवाल मेरा उससे था। तो उसने कहा था कि इसमें वेब डेवलपर का रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन बीइंग ए एसईओ एक्सपर्ट आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब मसला ये है कि मेरी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत फारिग है। मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ नहीं आती। तो मैंने उसको ये कहा था कि मैं तो कोडिंग से बहुत ज़्यादा दूर भागता हूँ।
तो उसने ये कहा था कि नहीं हमजा, थोड़ा बहुत मतलब जो बेसिक्स हैं वो करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें फिर 80% जो काम है वो वेब डेवलपर का आ जाता है। अभी क्या होता है, अभी मोस्टली आपकी सारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे, विक्स वगैरह पे, इन चीज़ों पे बनी होती है, ठीक है। तो जब इन चीज़ों पे आपकी बनी हुई है तो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट आपसे की जाती हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जो मेरे लेक्चर्स या मेरे मॉड्यूल्स, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से लेटेस्ट ही पढ़े हुए हैं, जो मैंने रमज़ान के बाद आपका नया कोर्स जो है दोबारा उसे रिफाइन किया था, उसमें मैंने ऑन पेज का जो कोर्स है बहुत डिटेल बनाया है। 3 लेक्चर्स में ऑन पेज का मैंने कवर किया है, कि एक एक चीज़ बताई कि मेटा टाइटल कितना किस तरह बनाना है, कहाँ से जाके बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, ब्लॉग्स आपने कैसे अपलोड करने हैं, बैक एंड पे आपने ब्लॉग कैसे अपलोड करने हैं। कीवर्ड्स के ऊपर मैंने बहुत डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 2 है, एक घंटे 10 या 15 मिनट के। तो कीवर्ड हंटिंग सिखाई है उसमें मैंने, कीवर्ड स्टफिंग सिखाई है, कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। तो कीवर्ड्स और कंटेंट बहुत ज़्यादा आपका मेन है एसईओ के अंदर। और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर या विक्स वगैरह के ऊपर है तो आपसे हर चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं एसईओ का बंदा हूँ, तो क्योंकि आप एसईओ में आपको पता है ऑन पेज चल रही है, ऑफ पेज जो 20-30% रह गया, बाकी 7 to 80%, 70 to 80% आपका ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ आ जाता है। तो अगर तो वेब डेवलपर है आपके पास और वो अच्छा है तो टेक्निकल एसईओ की इतनी टेंशन नहीं होती आपको। जैसे जहाँ सेल्फी पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वेब डेवलपर ने सारा कुछ चीज़ों को सेट किया हुआ है, ब्रेड कम्स वगैरह और स्पीड वगैरह हर चीज़ वो देखता रहता है उन चीज़ों को। हाँ मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर देता हूँ कि हमें स्पीड स्लो लग रही है, कोई हैवी तस्वीरें, कोई हैवी इमेजेस तो नहीं डाली हुई या कोई वीडियो तो नहीं डाली हुई, आपका जो जावास्क्रिप्ट वगैरह है, कोई अनयूज तो नहीं पड़ा हुआ, कैशे वगैरह ये चीज़ें। लेकिन ऑन पेज सारा मुझे आना चाहिए, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उनके अंदर कीवर्ड्स कैसे रखने हैं, फोकस कीवर्ड्स कैसे होते हैं, एसईओ क्या, एसईओ का स्कोर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो मेरा काम है। वो मैं वेब डेवलपर पर नहीं डाल सकता। ये वेबसाइट के बैकएंड है तो तुम इसको देखो। तो HTML पे अगर आता है तो थोड़ा बहुत उसका कोडिंग होती है बेसिक, जो कि आपको आनी चाहिए, लेकिन अगर तो मोस्टली अब 90% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस और उसके ऊपर ही होती है, तो उसमें आपका इन चीजों सब चीजों पर ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक हो गया सर। सर आप बैकलिंक की फ्रीक्वेंसी आप बता रहे थे कि मतलब अगर आप कुछ महीनों के लिए काम करें, पहले महीने 5 से 10 बैकलिंक्स डालने, हम्म। दूसरे महीने में 10 से 20, तीसरे महीने में 20 से 30, तो इसी तरह हर महीने जैसा जैसा गुजरता जाता है तो इसका रेट हम बढ़ाते जाएंगे कि 5 से 10 और हम बढ़ाते जाएंगे हर हर महीने। देखो बेटा, इसमें ये कि स्पेशली जो एसईओ का काम है ना, मेरे ख्याल से आईटी में जितने भी लोग हैं ना उन सब के लिए यही है। हर बंदे की ना अपनी स्ट्रेटेजी है। अ, मैंने जितने भी ट्यूटोरियल मैं अभी तक ट्यूटोरियल्स लेता हूँ, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि लर्निंग ना छोड़ना आपने ना, क्योंकि एसईओ तो ये बेटा हर महीने में अपडेट हो रही है। तो मैंने जितने भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स देखे हैं वो तो बार बार ये कहते हैं बेशक दिन का एक वो लगा लो बैकलिंक, दिन के 3 लगा लो, लेकिन हाई क्वालिटी लगाओ, 100 पे ना जाओ कि हमने 100 बैकलिंक्स लगाने एक दिन में, ठीक है, 10 लगाओ, लेकिन वो ऐसे 10 हो कि 1000 पे भारी हो। अब इससे सुन के हमें ये पता लगता है कि ठीक है यार, बैकलिंकिंग 5 कर ली दिन में, 10 कर ली, प्रोफाइल लोकेशन हैवी वाली तो ठीक है। लेकिन जिस सीनियर की मैं भी बात कर रहा था उसी ने कहा था कि जब डेड वेबसाइट्स में ना तो स्टार्टिंग में एक दिन में 15-15 प्रोफाइल लोकेशन लाजमी करो। और कहते हैं ये भी मैं अभी कम करके बता रहा हूँ ना, 15 से 20 लाजमी करो। तो बात ये है कि उसको उस चीज पर रिजल्ट मिला, उसने वो बात मुझे बताई। अब हो सकता है मैं किसी और प्रोजेक्ट पर अगर ये काम करूं कि मैं खाली रोज के 10 बैकलिंक्स लगाऊं, उससे मुझे वो बूस्ट मिल रहा हो, तो मैं आगे आप लोगों को भी यही कहूंगा कि हाँ यार 5-6 लगा लिया करो, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसमें कोर्स सीखने से ज्यादा, मतलब कोर्स सीखना तो बेसिक है, इसमें जो आप सही जज करते हो ना, ये जो एसईओ बहुत मतलब टाइम टेकिंग काम है। ये मतलब बहुत रगड़े धक्के खा खा के आपको पता लगता है कि हाँ यार मुझे इन चीजों से फायदा पहुंच रहा है। हर एक इसमें मेन चीज ये होती है, हर वेबसाइट की जो स्ट्रेटेजी है ना वो अलग होती है। हो सकता है अभी आप जिस वेबसाइट पे काम करो वहाँ पे आप 5 दिन के वो प्रोफाइल लिंक्स लगा लो या जो भी बैक लिंकिंग कर रहे हो वो लगा लो, आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं और हायर होते हैं, आपको कोई और प्रोजेक्ट मिल जाता है, वहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं चल रही, तो स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी वेरी करता है। हाँ डेड वेबसाइट है, नई वेबसाइट है बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा पैटर्न से चलो। 10 से 15 प्रोफाइल, हम प्रोफाइल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उसका प्रोफाइल क्वेश्चन बेसिकली होती है ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो, तो उसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं। फिर डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे इससे पहले मैं रियल एस्टेट पर काम करता था, रियल एस्टेट पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी,
रियल एस्टेट का अगर आप कोई वर्ड वगैरह सर्च करें ना, तो नीचे देखेंगे कोई 8-10 पेजेस आ रहे होते हैं, मतलब ये नहीं कि वो पेजेस 50 तक चल रहे होते हैं नीचे गूगल के अंदर। तो कंपटीशन थोड़ा होता है। तो उसमें अगर आप फॉरम पोस्टिंग से स्टार्ट करो, तो वहां पे भी आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा मिल जाता है। फॉरम पोस्टिंग जरूरी क्या है, क्यों है? क्योंकि फॉरम पोस्टिंग से आपको ट्रैफिक बहुत मिलती है। लेकिन फॉरम पोस्टिंग के लिए ये 200% बात जरूरी है कि जो आपकी कैटेगरी और नीश है वो सेम हो। ये नहीं कि ऊपर मोबाइल की बातें कर रहे हैं और आप नीचे वहां पे रियल एस्टेट अपनी प्रॉपर्टी का कोई लिंक लगा लो, वो आपके जो अकाउंट है फॉरम बैन हो जाएगा। तो कैटेगरी टू कैटेगरी ये चीज़ वेरी करती है। अगर तो बिल्कुल नई वेबसाइट है तो जनरली इस तरह से काम स्टार्ट कर लो कि 10-15 प्रोफाइल क्रिएशन कर ली, रोज का कोई ना कोई एक हफ्ते में उस वेबसाइट के 3 ब्लॉग्स लाजमी लिखवाओ, उनकी ऑफ पेज भी करवाओ, साथ में 4-5 फॉरम पोस्टिंग कर ली, इंफोग्राफिक देख ली, 2-4 बिजनेस लिस्टिंग कर ली। मतलब ये आपने खुद सर्कल बना के चेक करना है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस पैटर्न पे काम किया, कुछ पता लग रहा है या नहीं लग रहा, कुछ फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। स्टार्टिंग में इतना पता भी नहीं लगता क्योंकि टूल के ऊपर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इंडेक्सिंग बहुत लेट स्टार्ट होती है। अब मेरी इंडेक्सिंग जो सेल्फी की स्टार्ट हुई थी 1.25 महीने बाद हुई। 1.25 महीने या पौने 2 महीने तक जीरो डेटा लिखा लिखा था, नो डेटा। और मैं 2 महीनों के अंदर अच्छा खासा मैं बैकलिंक्स लगा चुका था। तो ये खुद ही आपको ना कर करके जब थोड़ी सी रैंकिंग स्टार्ट होती है, फिर आपको पता लगता है यार मुझे प्रोफाइल क्रिएशन से ज्यादा फायदा पहुंचा, मुझे ब्लॉग लिस्टिंग से ज्यादा पहुंच फायदा पहुंचा, या फॉरम पोस्टिंग से ट्रैफिक ज्यादा मिल रही है। ये चीजें ना खुद ज्यादा करके बंदा ऑब्जर्व करता है। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी जो जिस तरह कह रहे हैं कि वेब 3.0 आ रहा है, तो उससे क्या एसईओ के ऊपर असर पड़ सकता है? नहीं, एसईओ पे ऐसा नहीं पड़ेगा, एसईओ एडवांस हुई जा रही है, एसईओ हर गुजरते दिन के साथ एडवांस होती जा रही है। वेब टू पॉइंट पहले शुरू में वेब 2.0 होता ही नहीं था। वेब 2.0 2020 में आया, या फिर 21, नहीं 2020 के एंड या 21 में आया, मेरे ख्याल से 2020 में ही आया था। अब वेब 3.0 आ गया। तो ये चीजें कभी ना रुकने वाली हैं। जो स्पेशली हम लोगों की जो फील्ड है, आईटी की जितनी भी फील्ड है, ये बात याद रखिएगा, आगे जाके फ्रस्ट्रेट ना हो जाएगा। मुझे पता है बंदा हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ। हर दूसरे दिन हर दूसरे हफ्ते आपको नई अपडेट सुनने को मिल रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने पिछला जो पढ़ा वो सारा जाया हो गया। बेसिक्स आपकी वही है। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होंगी तो अडेप्शन आसानी से हो जाएगी। जैसे पता लग गया कि यार अब सारा जो रिलाई कर रहा है काम ऑन पेज पे कर रहा है, ऑन पेज में भी किस पे कर रहा है, कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है। अब इस चेंज से हमारा का पिछले का बेसिक सारे खराब हो गए या चेंज हो गए? नहीं, बेसिक्स हमारे वही है। हमें ऑन पेज भी पता है, बेसिक ऑफ भी पता है, टेक्निकल भी पता है। तो बेसिक्स अगर स्ट्रांग हो तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है कि यार ये तो फील्ड ही किस गलत फील्ड में आ गए, तो हाई दिन अपडेशन आती रहती है। तो ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए आपने तैयार रहना है, कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। बेसिक स्ट्रांग होंगे तो अडेप्शन हो जाती है इजीली। चेंजेस आती रहती हैं। अब वेब 3.0 आ गया, कुछ अर्से बाद इसमें और वो लेटेस्ट चीज़ आ जाएगी। तो ये चीजें एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, क्योंकि अब वेबसाइट्स ना दुनिया में करोड़ों वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जिनमें से काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो ब्लैक हैट एसईओ पे काम कर रही हैं। तो ये जितनी भी आपकी अपडेट्स आती हैं इस वजह से आ रही होती हैं कि जो लोग गलत तरीके से एसईओ कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा रहे हैं, उनको हटाया जा सके, उनको यहाँ से उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। ठीक होगा सर। सर और मतलब किस जगह से हमें पता चल सकता है कि अब नई अपडेट आ रही है, कि मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखने के लिए? बेटा मुख्तलिफ जरा, जैसे मुझे यूट्यूब से पता लग जाता है, या मेरा सर्कल कुछ ऐसा है कि है एस से रिलेटेड, तो जब भी उनसे मैं हफ्ते में एक मीटिंग लाजमी रखता हूँ। हफ्ते में ना अपने सीनियर के साथ, अपने उस दोस्त के साथ एसईओ के जो मुझसे ज्यादा काबिल है, जो मुझसे ज्यादा इस चीज में एक्सपीरियंस है। तो उनसे भी बातों में ये चीजें पता लग रही होती हैं कि बातों बातों मतलब इसके कुछ पेजेस भी होंगे। आप गूगल जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह ले लो कि गूगल पे अगर आपको एसईओ का ब्लॉग पढ़ना स्टार्ट कर दो 2-3 दिन, तो आपको खुद ही एसईओ की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ब्लॉग की सूरत में आपको आती रहेंगी। तो इस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। तो कोशिश करो कोई ऐसा अपना सर्कल रखो जो एसईओ वगैरह से रिलेटेड हो और इस चीज में जरा एक्सपीरियंसड हो, उनके साथ डिस्कस करो। जितना डिस्कस करने से सीखोगे ना, उतना की और से नहीं सीखोगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक होगा सर। सर अब जिस तरह ज्यादातर हम काफी सारे ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, हम्म। तो हम्म। अब हम एसईओ की प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपनी वेबसाइट की एक्सेस तो हमें नहीं देगा। हम्म। तो हम प्रैक्टिस किस जगह से कर सकते हैं, अपने बेटा जितनी नॉलेज हम गेन कर रहे प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट करो। फेसबुक पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स है, एसईओ के ग्रुप्स हैं इतने ज्यादा, उनको डिफरेंट डिफरेंट को ज्वाइन करो। प्रॉपरली अपना कैप्शन लिखो,
कि माय नेम इज़ फलां फलां फलां, मैंने एसईओ का एक कोर्स किया हुआ है, और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं पहले 1 या पहले 2 बंदों का जो एसईओ पहले महीने का वो फ्री में करूँगा। तो उसके बाद बस ये लिखने की देर है, उसके बाद आपकी नीचे लाइनें लगी होंगी। अब उसका फायदा क्या होगा कि जो भी पहला प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है, लेकिन आपने मेंशन कर दिया पहला महीना फ्री होगा, तो उसके आपको चीज़ों की एक्सेस भी मिलेगी, वहाँ पे गलतियां भी करना, उन गलतियों से सीखना भी। और अगर तो ऐसा बंदा मिल जाता है आपको जो खुद एसईओ को नो हाउ रखता है और ज़रा हेल्पिंग है, तो ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। क्योंकि जिसका मैंने अपना बताया, अब मेरे वाले प्रोजेक्ट में जो सीन है, जो जिसका मैंने बताया कि जो बंदा एसईओ को खुद भी अच्छी तरह जानता है, एक्सपर्ट है, उसके पास टाइम नहीं थी, वो अपना प्रोजेक्ट मुझसे करवा रहा है, तो बंदा नेचर वाइज बड़ा अच्छा है। मतलब वो ऐसा नहीं कि नहीं यार मैं क्लाइंट हूँ और तुम वो हो तो बस हमारा ताल्लुक इस तरह नहीं है, वो मैं अक्सर उससे चीज़ें डिस्कस करता हूँ, वो अक्सर मुझसे चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस तरह क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ब्लेसिंग होती है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जितने नई और मुश्किल चीज़ आएगी उतना एसईओ में आगे बढ़ोगे। अगर फर्ज़ करो आप कहते हो कि यार मेरा हाथ जो है ऑफ पेज पे सेट हो गया है, बस मैंने ऑफ पेज वाले प्रोजेक्ट्स उठाने हैं। ऑफ पेज के प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं। जो मैं प्रोजेक्ट करूँ खाली मैं ऑफ पेज का करूँ। मैं इसका ऑन पेज कुछ भी नहीं कर रहा। इसने मुझे कहा ही नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं। वो कहता है बस बैकलिंक्स लगाओ रोज़, वो मैं करके दे देता हूँ उसे। तो अगर आपका हाथ अब ऑफ पेज पे सेट हो गया और आपको कोई आ गया कंप्लीट एसईओ का प्रोजेक्ट, तो उससे कभी घबराना ना। यार क्या हो गया ज्यादा ज्यादा, वो पैसे नहीं देगा, वो कहेगा नहीं तुम काम ठीक नहीं करे, 15 दिन बाद, महीने बाद वो तुमसे प्रोजेक्ट ले लेगा, तो कोई मसला नहीं। सीखोगे तो ना, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो प्रोजेक्ट लाजमी उठाओ, और प्रॉपर्ली सारे आप सुन लो अपना, प्रॉपर्ली हर बंदा अपना वो कैप्शन पूरा बना के लिखे। और फ्री में हर बंदा लाजमी 5 से 6 कमेंट लाजमी आते ही आते हैं। फ्री में कोई भी नहीं छोड़ता। तो एक एक महीना करो, और बहुत सी चीज़ें उसमें पता लगेंगी। प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, याद रखना। मैंने भी बहुत कोशिश की है, मैंने बहुत ज़्यादा, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं इस कोर्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना के आप लोगों को सिखा सकता हूँ सिखाऊं। कि आप लोगों ने काम स्टार्ट कैसे करना है, पहले एक्सेल फाइल्स बनानी है, नीचे सारे की अलग अलग बार बनाना है आपने, प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, ये वो। लेकिन जब आप खुद से वो काम करोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगी। तो करो, प्रोजेक्ट्स उठाओ लाजमी, उसी से ही आपका वो होना है। और अच्छी अर्निंग के लिए बच्चे ही कर रहे हैं, सुबह में जॉब करें, शाम में प्रोजेक्ट उठाया होता है उन्होंने एसईओ का। तो इस तरह ये होता है कि सुबह जहाँ जॉब करोगे वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, उसकी एसईओ स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, वहाँ डिफरेंट लोग होंगे, नया कुछ सीखने को मिलेगा। शाम को किसी और वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर रहे होगे, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। इस तरह क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, नॉलेज में काफी इजाफा होगा। तो काफी सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको ज्वाइन करो। एक अच्छा सा मैसेज बना लो, कैप्शन टाइप अच्छी सी, और हर ग्रुप में से कॉपी पेस्ट करते रहो। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बस आज के लिए इतना ही है। और होता है अगली बार। कोई मसला नहीं। बाकी 14 और बच्चे, इनमें से किसी को कोई कुछ भी नहीं पूछना। अच्छा सर, आपको ये वो जो हम बेटा काफी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे अगर मैं इसी बात करूँ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, अब इसी नाम से 4-5 ग्रुप्स हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। इस तरह मतलब इसको डिफरेंट तरीकों से सर्च करो। फिर एसईओ ग्रुप्स, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स, एसईओ जॉब्स, एसईओ प्रोजेक्ट्स, मतलब काफी सारे हैं। इंसान को फेसबुक पे सर्च करो, इनको ज्वाइन करो, और हर जगह अपनी वो आप अपने क्यूरी वगैरह एंटर करो वहाँ पे ना। और इनमें जो अपडेट्स आती है ना, उनको लाजमी पढ़ा करो। इनसे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने, अच्छा हाँ मुझे सवाल से याद आ गया, मैं उस सवाल की तरफ आ रहा हूँ। लास्ट सेशन में किसी लड़की ने मुझसे पूछा था कैसे सिग्मा मार्कअप क्या होता है, तो वो मैंने बताना है आपको। अब फर्ज करें आप में से अगर किसी को नहीं पता, फर्ज करें ठीक है, और आप इस ग्रुप में पढ़ लेते हैं कि किसी बंदे ने लिखा हुआ है कि यार मुझे ना क्या कहते हैं स्कीमा मार्कअप का नहीं पता, या मुझे उसको बनाने में मसला आ रहा है, या मुझे समझ नहीं है कि क्या चीज़ है, तो अगर कोई बंदा एससीओ का है तो वो मेरी मदद कर दे। तो इससे आपको पता लग जाएगा यार, अच्छा एससीओ के अंदर कोई चीज़ होती है स्कीमा मार्कअप, ये क्या चीज़ होती है। तो ये ग्रुप्स इस लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी क्यूरीज आती है ना लोगों की, वो पढ़ा करो, उससे नॉलेज में इजाफा होता है कि अच्छा है, क्योंकि एसईओ बहुत एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। कोई भी आप अब हर फील्ड इतनी वास्ट हो गई कि आप एक फील्ड को भी पकड़ लो तो उसमें आप मास्टर होना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एडवांस हुई जा रही है हर वक्त। तो इन चीज़ों में अपना आप वो पोर्टफोलियो भी डालो, सॉरी अपना कैप्शन भी डालो कि मैं फ्री में 1 महीने के लिए आपको करके दूंगा। साथ में यहाँ पे जितनी भी क्यूरीज आ रही है उनको पढ़ा करो, ताकि आप लोगों को नई नई एडवांस बातों का पता लगे।
पिछले सेशन में एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि सर स्कीमा मार्कअप क्या होता है? मैं उसका थोड़ा आपको जवाब दे दूँ। देखो बेटा, आप लोगों को पता है गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो आते हैं, क्रॉल करते हैं और आपकी जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर लेते हैं, ठीक है? अब फ़र्ज़ करो आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत बड़ी वेबसाइट आपने बनाई हुई है। जैसे पीएफटी की वेबसाइट है, वो बहुत बड़ी वेबसाइट्स आती है, ठीक है? जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है वैसी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं। तो अब वो गूगल को जैसे आज फ़र्ज़ करो गूगल आ जाए, उसने क्रॉल कर लिया, अब हमें नहीं पता अगली दफ़ा गूगल कब आएगा क्रॉलिंग करने। क्योंकि दुनिया में आपको पता है करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, ठीक है? अब वो जितने टाइम में आज उसने आया, उसने उस टाइम के अंदर उसने स्पेसिफ़िक हर वेबसाइट के लिए स्पेसिफ़िक टाइम रखा होता है, कि फ़र्ज़ करें 1 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट एबीसी वेबसाइट के लिए। अब उस एबीसी वेबसाइट को 3 मिनट के अंदर वो जितना क्रॉल कर सकता है उसने किया, बाकी जो रहेगी वो अगली दफ़ा देखी जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है और गूगल आया उसने थोड़ा-सा क्रॉल किया फिर चला गया, फिर अगली दफ़ा आया फिर थोड़ा-सा क्रॉल किया फिर चला गया। तो इस तरह गूगल को काफ़ी टाइम लग जाएगा ये समझने में कि बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के बारे में है। तो स्कीमा मार्कअप बेसिकली एक शॉर्ट समरी होती है, जिसमें आप गूगल को बताते हो कि हमारी जो वेबसाइट है, ये किस चीज़ के बारे में है, इसके फ़ेसबुक अकाउंट्स क्या हैं, इसके यूट्यूब अकाउंट्स क्या हैं, जो सोशल अकाउंट्स हैं, वो बताए जाते हैं। ये ट्रैफ़िक कौन-सी कंट्री के लिए हमने बनाई हुई है, इसका बेसिक मकसद क्या है, इसका बेसिक एजेंडा क्या है, वगैरह-वगैरह। ये पूरा एक कोड बनाते हैं हम और उस कोड को हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डाल देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्कीमा मार्कअप कि जब गूगल का क्रॉलर आएगा, वो क्रॉल करेगा, वो जब उस जगह पे जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि यार अच्छा वो क्या कहते हैं, ये तो जो वेबसाइट है वो इस चीज़ के बारे में है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। मैं कोशिश करता हूँ किसी वेबसाइट का निकल आए। मुझे इनका तो पता है पीएनवाय ट्रेनिंग का इनका बना हुआ है, इसलिए मैंने ये खोली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी सर, मैंने स्कीमा मार्कअप का पूछा था। जी, तो जी, हाँ। सर ये फिर साइट मैप क्या होता है? साइट मैप भी तो यही होता है ना कि हम क्रॉलर को यानी कि एक ईज हुँ, प्रोवाइड कर देते हैं कि वो हाँ, लेकिन हमारी आप वेबसाइट मिक्सअप में कर कौन रही कौन हैं। से पेजेस हैं। आप मिक्सअप करिए, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। एक मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। ये जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, बेटा हो रही। ठीक है। अब ये पीएनवाई ट्रेनिंग की वेबसाइट है, मैंने दबाया कंट्रोल यू, ठीक है? ये इनका अंदर वो खुल गया कोडिंग वाला सेक्शन। ये खुल क्यों नहीं हाँ, ये खुल गया। अब ये देखो ये नज़र आ रहा है? जो मैंने हाइलाइट किया जी है। सर, आ रहा है। अब देखो इसमें उन्होंने क्या बताया टाइप बता दी, कि जो वेबसाइट है किसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। वेबसाइट का नाम क्या है? पीएनवाई ट्रेनिंग्स। वेबसाइट का पूरा नाम क्या यूआरएल क्या है वो बता दिया। फिर आगे लोगो वगैरह बता दिया, टाइप वगैरह, टेलीफ़ोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप क्या, सर्विसेज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑप्शन क्या है, हियरिंग इम्पेयर स्पोर्ट रिलीज़ ये मुझे नहीं पता खैर। एरिया सर्व्ड पाकिस्तान पीके, अवेलेबल लैंग्वेज इंग्लिश। फिर इसी तरह नीचे देखो उन्होंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स बता दिए, फ़ेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, लिंक्डइन का। तो ये बेसिकली शॉर्ट समरी थी ये पूरी। कि जब गूगल यहाँ पे आएगा पीएनआई ट्रेनिंग की वेबसाइट भी बड़ी वेबसाइट है आपको पता है। अब जब क्रॉलर आएगा उसने जब यहाँ देखा स्कीमा मार्कअप पड़ा है तो उसको फौरन पता लग गया कि ये जो वेबसाइट है बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका जो वो जो एरिया है सर्विंग का सर्विस एरिया वो कौन सा पाकिस्तान है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ये सारे उसके वो हैं सोशल अकाउंट्स हैं, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, पूरा यूआरएल भी दिया हुआ है। तो ये स्कीमा मार्कअप बेसिकली इसलिए होता है कि आप शॉर्ट समरी में गूगल को सारी डिटेल बता देते हो अपनी वेबसाइट की छोटी-सी समरी के अंदर कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है, हम लोग कहाँ-कहाँ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, बेसिकली कंपनी है किस चीज़ की। तो जो है तो शॉर्ट सर ये समरी डेवलपर का काम नहीं है जो डिजाइन करता है पूरी एप्लीकेशन? जी, जी, बिल्कुल वेब डेवलपर का काम है लेकिन ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का बेटा आंसर दिया ना कि स्कीमा मार्कअप होता क्या है। लेकिन जो एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी ये बीच में स्कीमा मार्कअप की भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो आजकल क्या है कि मैंने ये चीज़ देखी जो बंदा एसईओ का बंदा है वो वेब डेवलपमेंट को भी थोड़ा बहुत जानता है या उसने कभी ना कभी वेब डेवलपमेंट की होती है। तो ये जो छोटी-मोटी कोडिंग है वो बंदा खुद ही कर लेता है। तो अगर ये आपको नहीं भी आती अगर तो आती तो प्लस पॉइंट है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? जैसे मुझे नहीं आती ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये कोडिंग से मेरी जान बहुत जाती है, मुझे नहीं समझ आती। तो अगर वो मुझे कहेगा तो मैं इसको कहूँगा नहीं यार ये आप वेब डेवलपर को कहो क्योंकि या वेब डेवलपर मुझे कोड बना के दे दे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा बैकएंड पे जाकर।
तो बाकी ये काम मेरा नहीं, खाली आप लोगों का, ये वेब डेवलपर का ही होता है जो वेबसाइट बन रही होती है। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप इसको मिक्सअप करी थी साइट मैप के साथ। देखो, साइट मैप बेसिकली ये होता है, साइट मैप ना आप गूगल को एक रास्ता प्रोवाइड करते हो। ये अब यहाँ पे तो जी सर, अब क्लियर क्लियर हो गया। हो हाँ, गया। आप क्रॉलर को बेसिकली रास्ता प्रोवाइड करते हो कि आपने जब क्रॉल करने डिफरेंस गए हो क्या है? तो ये हमारा होम पेज है, होम के बाद ये अबाउट अस आ जाएगा, अबाउट अस के बाद फलान चीज आएगी, उसके बाद आपने उधर जाना है, उसके बाद इधर आना है। कौन सी जो हेडिंग है, किसकी सब हेडिंग है, वो सारा आप उसको रास्ता बता रहे होते हो। बेसिकली उस वो कोई इंडिकेशन नहीं होती साइड में क्रॉलिंग के लिए, वो बस क्रॉलिंग में आसानी पैदा करने के लिए होती है, बस ये होता है वो। जी सर, क्लियर हो गया। ये किसी और का कोई क्वेश्चन बेटा? जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? सर कोई खास क्वेश्चन तो नहीं, पर प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल आया था, वो जो आपका एक लेक्चर था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल देखा नहीं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या बेटा? सर आपका एक लेक्चर था या पता नहीं एक मॉड्यूल में आया था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो सर वैसे फिलहाल तो अभी वो मैंने देखा नहीं है, पर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा इसका? मेरे ख्याल से शायद मैंने आप उस लेक्चर की बात करो जिसमें मैंने बताया है हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। सर उससे नेक्स्ट मॉड्यूल 12 में है। मॉड्यूल 12, एक मिनट। ये स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट। जी सर। ये बेटा इसमें से मेरे ख्याल से काफी बातें आपसे शुरू में डिस्कस हो गई थी जब आपने बात की थी, मैं फिर भी दोबारा जो रह गई बातें वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नहीं ठीक है सर, वो मेरे बस सिर्फ पूछे तो उसमें है क्या, वो तो बाकी चीजें क्लियर है। वो बस ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में हायर हो जाते हैं तो आपने काम स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि जब हमने भी मैंने जब ये इस चीज़ में मैंने आया था और जब मैंने कोर्स वगैरह किया था इसका, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह का, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स मिले या किसी कंपनी में गया, तो इस वजह से इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एक आखिरी लेक्चर बनाया था डिटेल में ज़रा, कि अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हैं तो आपने स्टार्ट कैसे करना है। पहले दिन से काम वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी, पहले आपने उसके ऊपर सारा रिसर्च वर्क करना है। एग्जांपल मैं अपनी दोबारा अपनी ही देता हूँ क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट ही बिल्कुल नई वेबसाइट्स का काम उठाया था। तो जिस कंपनी में मैं हूँ अभी, उनकी तो 5-6 वेबसाइट्स थी और मैं एसईओ का बंदा अकेला था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी एक दफ़ा हो गया था कि यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो मैं अकेला एसईओ का, उनकी 7 वेबसाइट्स हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग ये थी कि जो बॉस थे वो समझते थे इस बात को कि एसईओ मजाक या हलवा नहीं है। और मैंने उनको बहुत डिटेल में समझाया कि सातों वेबसाइट्स मैंने पहले चेक की, सातों की सातों डेड वेबसाइट थी जिन पर भी काम हो रहा था। मतलब मैंने जो पहले 4 दिन लगाए थे सिर्फ रिसर्च पे लगाए थे, पहले 3 दिन ना उनको बताया था कि सर आपके ये मसले मसाइल हैं, ये चीज़ें वगैरह हैं, तो आपने पहले वेबसाइट्स को देखना है कि भी वो स्टैंड कर कहाँ रही है। ठीक है, फिर आपने उनसे सर्च कंसोल वगैरह का, अगर तो वो कहते हैं कि रनिंग में है, पहले एसईओ का बंदा था वो काम कर रहा था वो चला गया, बीच में नया बंदा चाहिए तो आप आए वगैरह वगैरह, तो आप उनसे सर्च कंसोल का एक्सेस लो। नहीं भी ऐसा कुछ है तब भी एक्सेस लो, सर्च कंसोल के बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं है। एसईओ का सर्च कंसोल के साथ जीना मरना है, ये बात याद रख लेना। वहां पे आप सारी चीजें देखते हो कि यार अच्छा अगर काम हुआ है तो पहले कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कितने पेजेस इंडेक्स नहीं हुए हुए, और अभी इनके कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा ऊपर को आ रहे हैं, उनको फिर सर्च करो गूगल पे कि कहीं विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उन्हीं कीवर्ड्स को पहले उठा लो। क्योंकि देखो, जब आप कहीं हायर होगे तो उसका सारा फोकस आपके ऊपर होगा। आपको बेशक वो 3 महीने का टाइम दे देंगे, लेकिन वो आप भी अंदर से हो गए यार 3 महीनों के अंदर मैंने इन्हें कुछ ना कुछ दिखाना है। कि अगर चलो पहले कीवर्ड कोई 7वें या 8वें या 90 पेज पे आ रहा था, तो 3 महीनों के अंदर कोई 2 पेजेस का तो फर्क पड़े ना। चलो एक पेज का तो फर्क पड़े ना, एक पेज से मुराद है फर्स्ट रैंकिंग ऊपर गूगल में। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं।
कि पहले दिन ही आप जाके काम स्टार्ट नहीं करते। फिर ई कॉमर्स अगर वेबसाइट है तो ई कॉमर्स का काम किस तरह होता है ये भी देख लें आप लोग। सेल्फी डॉट पी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये मैंने आपसे पूछना था, लास्ट लेक्चर आपने करवाया स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, उसमें आपने एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की हुई थी जिसमें लिखा हम्म, था कि गूगल सर्च कंसोल जैसे प्लगइन्स वगैरह वो इंस्टॉल नहीं थे। वो हम इंस्टॉल किस तरह करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे आप? चलो मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड बस मैं ये वाला चीज़ दिखा दूँ तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ये एक वेबसाइट है सेल्फी डॉट पी की जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग नोट करें तो इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं पहली कैटेगरी में हूँ टैबलेट्स, तो टैबलेट्स के अंदर इनकी 5 कैटेगरीज है, मतलब 5 सब कैटेगरीज हैं। अब एक सब कैटेगरी को खोलूंगा उसमें 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसमें आ जाओ या इसमें आ जाओ, इसमें फिर अगली एक कैटेगरी के अंदर 5 सब कैटेगरीज, और इसमें से मैं जिसको भी खोलूंगा उसके 6-7 प्रोडक्ट्स होने लाजमी। तो अब सवाल ये कि अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मिलती है और वो कहते हैं कि इसकी एसईओ करो, तो आप क्या पहले टैबलेट खोलोगे, एप्पल आईपैड पे आओगे, इसकी एसईओ करते रहोगे कई महीने। फिर उसके बाद आप एप्पल आईपैड के अंदर भी अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं तो फिर दूसरे प्रोडक्ट में आओगे, फिर तीसरे, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली ये वो चीज़ें जो बाज़ दफ़ा कोर्स में नहीं सिखाई जाती। कोर्स का मकसद बेसिकली होता है आपकी बेसिक्स बनाना। आप देखो ना, फर्स्ट करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होता है, एप्पल आईपैड खोल के मैं इस पहले प्रोडक्ट को पकड़ लेता। ये तो चलो आउट ऑफ स्टॉक है ना, फर्स्ट को नहीं है आउट ऑफ स्टॉक, मैं इसको पकड़ लेता कि मैंने इसकी एसईओ करनी है। मैंने इसके कीवर्ड्स वगैरह बना लिए, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन मैंने सेट कर दी, इसमें मैं 4 5 6 महीने काम की जा रहा हूँ। फर्स्ट करो कोई तीसरे या चौथे महीने में ये मेरा जो पेज है वो गूगल के चौथे पांचवें पेज पे नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, अब इसको तो मैं साथ ही कर ही रहा हूँ, अब मैं अगले प्रोडक्ट पे आता हूँ। अब मैं आ जाऊँ इसके ऊपर। तो इस तरह तो मैं खासे मैं 3 साल भी लगा रहा हूँ, तो ये तो वेबसाइट कभी खत्म ही नहीं होगी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि जब मैंने ये वेबसाइट देखी, मैंने इनसे पूछा कि आपका इसका हॉट फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, जिस पे आपको लगता है यार अगर हम इस पे काम स्टार्ट करें तो हमें क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार इस वक्त मार्केट में आईफोन 13 प्रो मैक्स बहुत वो हॉट फेवरेट जा रहा है, और इस वक्त फलां फलां स्मार्ट वॉच है बहुत हॉट फेवरेट जा रही है। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर इसका तरीका क्या हुआ, मैंने खोला इनका, ये पकड़ा इनका प्रोडक्ट। एक सेकेंड, ये सेल फोन्स, मैंने इनका आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया। और ये मैं बेसिकली खोल के इसी दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको दिखाना कि कहाँ कहाँ कीवर्ड्स चेंज करना होता है आपने। ये तो मेरे अब आ रहे हैं ना, कल परसों आना शुरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गूगल के अंदर रैंक हुए हैं दो ना, इन्हीं दो पे मैं काम कर रहा था। अच्छा, अब ये गौर से इधर आपने ये बात सुननी है। मैंने जब इधर आया, मैंने आते साथ ही इसको मुझे पता लगा आईफोन 13 प्रो है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो भी कीवर्ड होगा वो आईफोन 13 प्रो से मिलता जुलता होगा ना। मैंने आया उसके अंदर एचआरएफ के अंदर, और मैंने इसके कीवर्ड्स को सर्च करना स्टार्ट किया। और मैंने नोट किया कि मुझे जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, वो ये चीज कर रहे हैं, आईफोन 13 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान। इसका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल 0 था और उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो जिसका मैंने आपको रूल एक सिखाया हुआ है कि 100 वर्ड के अंदर कम से कम 3 दफा आपका वो कीवर्ड रिपीट होना चाहिए, ताकि गूगल को पता लगे कि ये आपका कीवर्ड है। तो इसका मैंने 3 दफा रिपीट कराया, आईफोन 13 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान, आईफोन 13 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान, और ये आईफोन 13 प्रो प्राइस इन पाकिस्तान। फिर इसका मैंने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट की इसके बैकएंड पे जाके, कि अभी ये तो ये हेडिंग, ये मेटा टाइटल नहीं है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा, ये इस पेज की बस हेडिंग है, फोन की हेडिंग है। मेटा टाइटल वो होगा जो आप लोगों को गूगल पे नजर आएगा। अब जब एसईओ हो गई है, अब रैंक हो गया है, अब जो भी यूजर आएगा, मैं बल्कि आपको लिख के दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग कंप्लीट समझ आए। जहां से ना समझ आए, कंफ्यूज हो रहा है, मुझे फौरन रोक देना।
चलो यहाँ लिख देता हूँ, iPhone 13 Pro प्राइस इन पाकिस्तान। चेक करने का तरीका बेटा ये होता है, आपने ये मेरा कीवर्ड है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अब चेक करना ना गूगल पे विजिबल हुआ यानी कंट्रोल F, और वेबसाइट का नाम क्या है, सेल्फी, ये सॉरी CLL 00, मतलब इस पेज पे कहीं पे भी नहीं। फिर मैं गया सेकंड पेज पर, और ये देखें ऊपर लिखा गया 0 डैशबोर्ड का, मतलब इस पेज पे मेरी कहीं ना कहीं वेबसाइट पड़ी ही है। तो ये दूसरे पेज के अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंड पर आ रहा हूँ। ये मेरा मेटा टाइटल था। अब मेटा टाइटल की क्या थी हमारे पास डिमांड, कि मेटा टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी है, और कीवर्ड मेरा आ रहा है iPhone 13 Pro प्राइस इन पाकिस्तान, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका आना चाहिए ये। अब यहाँ पे थोड़ी सी कट रही क्योंकि ये इसके आगे लिखा होता है iPhone 13 Pro Max प्राइस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आते साथ इनका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बैकएंड पे जाके ठीक किया, और कंटेंट राइटर को मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख के दें जिसके अंदर मेरा जो कीवर्ड है iPhone 13 Pro प्राइस इन पाकिस्तान 3 दफा रिपीट हो, वो रिपीट हो गया। अब सवाल ये है कि जब ये इंशाल्लाह कल को पेज नंबर 1 पर आ जाएगा और कोई बंदा उसको क्लिक करके है, यूं क्लिक किया उसने इधर, और ये इधर आ गया, ठीक है, यही ओपन हुआ था ये ऑलरेडी ये। तो जब वो यहाँ पर आ जाता है, अब वो बाकी मेरी पूरी वेबसाइट को कैसे विजिट करेगा, मतलब उसने अगर लेना है तो ले लिया, नहीं लिया तो वापस चला जाएगा। तो मैं उसको किस तरीके से अपनी बाकी वेब पेजेस पे लेके आ रहा हूँ, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप कंटेंट को ऐसे लिखवाओ जिसमें बाकी चीजों का आप जिक्र करें और उसके पीछे इंटरनल लिंकिंग करवा दो, या फिर आप कुछ ऐसा कर लो जैसे अब ये देखो एसेसरीज के आगे बटन लगे हैं, बटन से मुराद ये अभी यहाँ पे कर्सर डिफरेंट है ना, यहाँ पे लेके गया ये कर्सर डिफरेंट हो गया, क्लिकेबल है। अब मैंने क्या क्या रिलेटेबल बना दिया, आईफोन मतलब एप्पल, तो एप्पल की स्मार्ट वॉच, वो यहाँ पे किसने क्लिक किया, वो मेरे दूसरे वेब पेज पे चला गया। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने हमेशा कोई एक उनका हॉट फेवरेट प्रोडक्ट उठाना होता है, दो तीन, ठीक है, और बाकी आपने इंटरनल लिंकिंग करवानी होती है कि जब आपका इंशाल्लाह वो वाला जो कीवर्ड है वो रैंक हो, और जब यूजर आपकी उस वेबसाइट के या वेब पेज को पर आए तो आप उसको बाकी अपनी वेबसाइट जो है फिरा सको इस तरीके से। अब देखो ना वो आया तो इधर था, लेकिन मैंने यहाँ पे एप्पल स्मार्ट वॉच का एप्पल एयरपॉड्स यहाँ पे करेगा, एयरपॉड्स वाले वेब पेज पे चला जाएगा। तो ये बात याद रखना, मोस्टली जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे या कंपनीज होंगी उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो घबराना जाना कि यार इतने सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, हमें हर प्रोडक्ट की करनी होगी, नहीं। पहली बात है आप अकेले नहीं होगी, टीम होगी। अब मैं टीम बढ़ा रहा हूँ अपनी, पहले मैं अभी 3 महीनों से मैं अकेला काम कर रहा था। तो इस तरह ये मैं काम इस तरह काम करते हैं आप, कि एक दो प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनकी हर चीज को आपने स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करना होता है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑन पेज का बहुत ख्याल रखना है। ये सारा ऑन पेज का है हिस्सा है, कि मेटा टाइटल चेंज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज की, उसकी मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज की, वहां पे हर जगह अपने कीवर्ड्स मैंने फीड करवाए, ये देखो ये सारा ऑन पेज का काम होता है। और आप लोग उस वक्त से बिल्कुल मुकम्मल खामोश हैं, मुझे लग रहा है जैसे मैं जूम पे अपना जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछो, इस तरह खामोश ना रहो। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जो ये हम बैकलिंक्स बनाते हैं ये जरूरी है कि हमारी डोमेन से रिलेटेड भी जो है वो वेबसाइट्स पे हम बनाएं? एक जगह जरूरी है। अगर हमारी क्लॉथिंग की है ना तो हम क्या क्लॉथ से रिलेटेड जो है रिलेटेड जो साइट्स है उस पे बनाए अपने बैकलिंक्स? फॉरम पोस्टिंग में होगा, प्रोफाइल क्रिएशन में चीजें नहीं होती। प्रोफाइल क्रिएशन में बेसिकली होती है ब्रांड अवेयरनेस, अब आप जहां मर्जी ब्रांड अवेयरनेस करो कोई मसला नहीं। फॉरम पोस्टिंग में बेसिकली आपने ट्रैफिक लानी होती है। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक से मुराद क्या होता है, फर्स्ट पर एक फॉरम का पेज खुला हुआ है, यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है आई वॉन्ट टू बाई iPhone 13 Pro ऑनलाइन, वट इज डज एनीवन नो द ऑनलाइन वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट। तो अब मेरी अगर आईफोन selfie.pk, मैं selfie.pk का बंदा हूँ, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट नीश है कि मैं फौरन लिख दूंगा कि अब यहाँ पे आपकी जो फनकारी है वो ये है कि आपने सेल्फी के, मैं सेल्फी के प्रोफाइल से ऑनलाइन नहीं हूँगा, मैं हमजा मंसूर के नाम से हूँगा। क्योंकि अगर सेल्फी के नाम से होगा तो ऑब्वियसली क्या करें, तो अपने ब्रांड को प्रमोट करे। तो मैं एक रैंडम बंदा बन के नीचे कमेंट करूंगा कि मैंने भी यार पिछले महीने या 6 महीने पहले iPhone 13 लेना था और ऑनलाइन लेना था,
तो मुझे पता लगा सेल्फी जो है बड़ा अच्छा रिलायबल ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैंने वहां से लिया और बड़ी अच्छी सर्विस है, फ्री होम डिलीवरी वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपने लिंक लगा देना है, वो मैंने आपको लोगों को सिखाया हुआ है लेक्चर्स के अंदर। वो जैसे इस पर क्लिक करेगा वो मेरी इस वेबसाइट के इस वाले पेज पर आ जाएगा। तो फॉरम पोस्टिंग के लिए नीश का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप बेसिकली लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हो। तो वो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो आपसे कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा हो, नीचे आप वो आईफोन का जिक्र कर दो, मैं जिक्र कर दूं सेल्फी के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। तो फॉरम पोस्टिंग के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सेम हो, नीश सेम हो। ठीक है सर, बाकी हम कहीं भी यानी कि जिनकी अच्छी डी है वहां पे बैकलिंक्स बना सकते हैं। हाँ, बाकी आपकी इमेज शेयरिंग है, वीडियो शेयरिंग है, बिजनेस लिस्टिंग है, प्रोफाइल क्रिएशन है, पीपीटी पीडीएफ है, एड पोस्टिंग है, इनमें कोई भी आपको वो नहीं चाहिए होती कैटेगरी या नीश वगैरह, सेम जो भी बैकलिंक है उस पर लगाओ बस। ठीक है सर, clear है। जी, बच्चों कोई और क्वेश्चन? जूम सेशन खत्म होने वाला है, 9 मिनट। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आप थोड़ी देर पहले कोडिंग के बारे में बता रहे थे, तो मेरा जो है बैकग्राउंड वो सोशल साइंसेस का है, तो मुझे कोडिंग के बारे में तो इतना नहीं पता। तो हम्म। आप क्या रेकमेंड करते हैं कि मैं कोई मतलब क्लासेस लेना शुरू करूं या फिर मैं मतलब कोडिंग ना पढूं? तो मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें कोडिंग का काम है थोड़ा बहुत अभी भी। बेटा आपका तो बैकग्राउंड ही अलग है, जो वो BS करके आए हैं, उनको भी कोडिंग नहीं आती। तो इससे तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आती है प्लस पॉइंट है, नहीं आती तो उसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि क्या मुझे ये फील्ड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग का एसईओ अभी तक आई डोंट नो अल्लाह जानता है कि कल को क्या हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी अपडेट आए जिसमें कोडिंग का जो फैक्टर ज्यादा आ जाए। अभी तक मेरे जो पूरा करियर गुजरा है, मतलब जितना भी टाइम मुझे हुआ है, 2 साल 2.5 साल, ठीक है, उसमें मुझे कभी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मुझे पता है कि HTML वेबसाइट आ जाए तो आपको थोड़ी बहुत पड़ती है, बाकी वेब डेवलपर का काम है। लेकिन मेरे जहन में कभी सवाल नहीं आया कि यार मुझे अब किस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा मास्टर्स मार्केटिंग में। मास्टर में तो ऑब्वियसली सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैंने ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो सारा मेरा बिजनेस और मार्केटिंग से था। लेकिन इंजीनियरिंग करते हुए मेरे 2 सेमेस्टर्स में कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं और मुझे शुरू से कोडिंग समझ नहीं आती, और मैंने दोनों सेमेस्टर्स में लिटरली नफल मान मान के वो सब्जेक्ट निकाला था। तो मतलब मुझे कोडिंग बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुजरती है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा यार क्या ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं, क्योंकि इसमें अभी तक जो है वो इतना थोड़ा इसका लेन देन है कोडिंग का कि वो होना ना होना बराबर है। तो मेरी बड़ी आपसे ब्रादराना मेरा मशवरा ये है कि आप फिलहाल इसको बिल्कुल छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस इस पे करो कि ऐसी के देखो, पहले अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे एकदम ना आ जाए। एडवांस इतना ज्यादा है कि बंदा घबरा जाता है लिटरली। मैं बाज़ दफ़ा हो जाता हूँ कि यार गलत फील्ड चूज़ कर ली, मैं कहाँ फँस गया हूँ, क्योंकि ये बहुत एडवांस फील्ड है। बेसिक स्ट्रांग होंगी तो खुद ब खुद आगे बढ़ते जाओगे। तो किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई ये ना सोचना यार ये क्या सोचेंगे बच्चे यहाँ पे या सर क्या सोचेंगे कि इस वाले सेशन में आके भी अभी तक मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे जो सवाल होते हैं सीनियर से वो बहुत बचगाना होते हैं। ये बात याद रखना, जितना बच्चों वाला सवाल होगा उतना फायदा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बच्चों वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ याद रखना वो बंदा करेगा जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा है। वरना अब मैं अभी तक बच्चों की तरह आज भी मैंने पूरा रजिस्टर अपना भरा हुआ है कि जो संडे को मैंने मुलाकात करनी अपने सीनियर से मैंने अब तक 16 क्वेश्चन लिख चुका हूँ, छोटे छोटे, कि प्रोफाइल क्रिएशन रैंडम बंदे के नाम से करनी चाहिए या कीवर्ड जो जिस कीवर्ड का काम जिस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके नाम से प्रोफाइल बनाना चाहिए कि प्रोफाइल क्रिएशन में, या ब्रांड के नाम से बनाना चाहिए। अब ये वो चीज़ है जो कभी भी आप कोर्स में नहीं सीखेंगे या कहीं आपको यूट्यूब पे ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये कब मिलती है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, जब आप डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस कर रहे होते हो, क्या मेरी वेबसाइट पे कितना फ़र्क पड़ा है, मैं कहाँ से बूस्ट दे सकता हूँ। फिर छोटे-छोटे माइनर-माइनर से क्वेश्चन्स आते हैं। अब मेरी क्योंकि उसके साथ दोस्ती है, इसलिए मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। वरना ज़हन में आता है, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर, ज़हन में आता है बंदे को कि यार ये बंदा तो अरफा में पढ़ा रहा है, ये बंदा तो 2 साल से जॉब कर रहा है, मुझसे सवाल पूछ क्या रहा है। तो सवाल पूछने में कभी शर्म नहीं खानी। अगर फ़ील कर रहे हो तो बेशक मुझे पर्सनली कोई पूछ लिया करो, लेकिन कन्फ्यूजन ना रखो ज़हन में। पूछो लाज़मी, अगर कन्फ्यूजन रह गई तो आप भी रह जाओगे। ये बात याद रखना। बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की एसईओ आ रही है और आई जा रही है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, चाहे बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप पूछें लाज़मी। माइंड का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। सर गूगल सर्च कंसोल का आपने कुछ बताना था वो रह गया।
गूगल सर्च कंसोल, एक मिनट। सर वो इंस्टॉल करने के लिए आपने बताया था लास्ट प्रोजेक्ट में, इंस्टॉल नहीं था ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ यार गूगल सर्च कंसोल का मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ प्रॉपर्ली, कि आपको सिखाया हुआ कि इंस्टॉल कैसे करते हैं आप ना। मैं अभी आपको इंस्टॉल के लिए तो बेटा अभी टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों को ऐसे दिखा देता हूँ कि वो देखते कैसे हैं। थोड़ा सा बस रिव्यू दे दें थोड़ा हाँ मैं सा। आपको रिव्यू देने लगा हूँ। सर्च कंसोल, ओहो चलो सी खुल गया तो। सर्च कंसोल स्टार्ट नाउ। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, अभी आपने नोट किया, 1 सेकंड पहले यहाँ मेरी तस्वीर बनी आ रही थी, अब मैंने सर्च कंसोल ओपन किया तो दोबारा ये जो दूसरा आईडी ओपन हो गया। तो ये ध्यान रखना, शुरू में इन चीज़ों पे नजर नहीं जा रही होती है, बंदा कहते हैं यार मेरी प्रॉपर्टी वगैरह वेबसाइट शो ही नहीं हो रहे। अब देखो ये मेरा हमजा मंसूर का आ गया, ये मैंने 3 बार पे क्लिक किया। सर्च प्रॉपर्टी, सर्च प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो जो वेबसाइट्स की एक्सेस आपके पास है, ये देखो सेल्फी डॉट पी के। आजकल मैं आज भी मैंने 7 दिन सर्च कंसोल पे ऊपर ही काम किया है। अब ये देखो, इसने अभी स्टार्टिंग में आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा होता है कि अप एंड डाउन आ रहे हैं, कि ये आपकी यहाँ पे ये वेब लिंक्स आपके यहाँ पे 9 हुए हैं, यहाँ पे 1 हुआ है, आज के दिन इतने वेब लिंक्स हुए हैं, ये सब ठीक है। अब देखो 551 नॉट इंडेक्स पेजेस। अब मैं बैकलिंक्स 2 महीनों से लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें से अभी कितने पेजेस हैं, 550 पेजेस हैं जो अभी इंडेक्स ही नहीं हुए हुए। एसईओ के अंदर छोटी छोटी बहुत माइनर चीजें होती हैं जो बंदे को परेशान कर देती हैं। अब इसका मतलब अब मुझे पता लगा कि मेरे पेजेस जो हैं काफी सारे क्रॉल नहीं हो रहे, इंडेक्स नहीं हो रहे। जब तक इंडेक्सिंग नहीं होगी, क्रॉलिंग नहीं होगी, तो मैं गूगल सर्च पे तो अपीयर होऊंगा ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे पेजेस के ऊपर, एक्चुअली मेरी ये वाली साइड में लैपटॉप की डैमेज है, इससे मैंने इसको थोड़ा सा इधर किया। अच्छा, अब जब मैं पेजेस पे आया तो मुझे बता रहा है आपकी वेबसाइट पे 106 पेजेस हैं जो एरर आ रहे हैं, जिनके ऊपर ना एरर क्यों आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी वेबसाइट वो मोबाइल फ़ोन की वो है वेबसाइट है मेन। अब हम लोग डेली बेसिस पे हफी सेंटर से और बाकी इस तरह के बड़े बड़े सेंटर से हम राब्ते में होते हैं कि कौन सा फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कौन सा नहीं। कुछ दिनों पहले की बात है, आप लोगों को पता होगा सैमसंग S21 प्लस और अल्ट्रा जो डिसकंटिन्यू हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा था कि पीछे से उसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब उस सूरत में क्या होता है, जैसे बंद किया हमें पता है कि वो हट हट गया, कहीं मार्केट में नहीं मिल रहा, हमने वाला अपना पेज जो डिलीट कर दिया। अब बैक एंड पे तो वो उसका लिंक बना हुआ है कि selfie.com.pk/samsung-S21-ultra, ठीक है। अब कोई भी उसे ओपन करेगा, वहां पे लिखा है 404 नॉट फाउंड। तो ये इस तरह के काफी सारे पेजेस वो पड़े हुए हैं। अभी मैंने वेब डेवलपर को कहा क्या इसको हटाओ सारों को ना। मैंने कहाँ पे काम स्टार्ट किया, मैंने इधर किया, क्रॉल्ड हो गए लेकिन इंडेक्स नहीं हो रहे किसी वजह से, ठीक है। फिर मैंने इसको यूं क्लिक किया, ये सारे वो लिंक्स आ रहे थे, ठीक है। अब इनको आपने इंडेक्स करवाने का तरीका ये होता है कि आपने एक को पकड़ा, इसको एक ये कॉपी किया और ऊपर जाके Ctrl+V कर दिया और एंटर दबा दिया। जैसे कि आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का बटन दबा देना है और 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है और लिखा जाएगा कि आपका जो है वो रिक्वेस्ट है वो चली गई है। ये भी मैं बता दूं, इसका दिन में ना कोटा होता है। मैंने आज जैसे लगा रहा था तो 15-20 करने के बाद मुझे लिखा गया कि अब आप कल करेंगे, इससे ज़्यादा आप अभी इंडेक्सिंग नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह आप इंडेक्सिंग करवाते हैं उन पेजेस की जो कि आप देखते हैं कि आप बैकलिंक्स लगा रहे हो लेकिन गूगल पे वो जा ही नहीं रहे, तो इस तरह हम इसकी इंडेक्सिंग करवाते हैं। बाकी और भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे मुझे कीवर्ड्स का जो मैंने बताया ना, 2 कीवर्ड जो मैंने अभी एक आपको दिखाया था दूसरे पेज के एंड पे आ रहा है, वो मुझे यहीं से पता लगा था। ये परफॉर्मेंस में आए, ये मैंने कहा अच्छा ये देखो ना टॉप क्यूरीज सेल्फी और सेल्फी डॉट पी के, ये तो चलो है ही मेरी वेबसाइट का नाम ना। अगर कोई सेल्फी लिखेगा तो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट है, मेरी से मुराद है कंपनी की वेबसाइट ही सामने है, नहीं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये कि जब आप किसी आपका कोई कीवर्ड आ जाए ना, ये देखो iPhone 13 Pro Max प्राइस इन पाकिस्तान, तो इसमें मैं काम कर रहा था और ये iPhone 13 Pro ये 5वें पेज पे भी आ रहा है हमारा, और ये अभी दूसरे पेज पे, ये परसों जब मुझे पता लगा उस पर ये तीसरे पेज पे था। कल मैंने पूरा दिन इसके ऊपर आर्टिकल राइटिंग किए इस वाले कीवर्ड के ऊपर। इसके मैंने 15 बैकलिंक्स लगाए, iPhone 13 Pro प्राइस इन पाकिस्तान के बैकलिंक्स लगाए 15, सॉरी प्रोफाइल की 15, कंटेंट राइटर से 250 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवाया,
उस आर्टिकल के पीछे ये जो मैंने अभी यहाँ पे खोला है, तो ये इसका मैंने लिंक लगाया मेन कीवर्ड के ऊपर, और क्या किया था मैंने, और सोशल कमेंटिंग किया। कल मैंने इतना काम किया सिर्फ इसकी एक कीवर्ड के ऊपर, और आज जब मैं ऑफिस से निकलने लगा तब मुझे पता लगा कि वो तीसरे पेज के चौथे नंबर पे आ रहा था, 5वें नंबर पे, मतलब 25वें पे आ रहा था। और अभी आज मैंने जो आपको दिखाया है दूसरे पेज के एंड पर आ गया, मतलब 20वें नंबर पे आ गया। तो रैंक होने का मतलब ये नहीं कि अब मैंने इस पे काम छोड़ देना है। अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि मैंने इसको नंबर 1 पेज पे लाना है। अब कल से मेरी टेक्निक क्या होगी कि इन दो के ऊपर, ये इसके ऊपर इसके ऊपर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रैंक्ड हो गए हैं। हर 2 दिन बाद इनके ऊपर मैंने काम करना है। हर 2 दिन बाद इनके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखवा के वो बैकलिंकिंग करनी है, और साथ में नए नए कीवर्ड्स के ऊपर मैं काम किए जा रहा हूँ। तो जो आपके कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं उनको छोड़ते नहीं है बेटा, उनको साथ लेके चल रहे होते हैं। और दूसरी बात, अकेले बंदे का काम नहीं है, ये प्रॉपर टीम चाहिए। मैं भी उनको कह चुका हूँ कि 2 ढाई महीने 3 महीने, मैंने शुरू में, ये भी टेक्निक्स होती हैं जो सारी मैं बातें बता रहा हूँ, ये टेक्निक समझ लो, काम करने का तरीका। मैंने शुरू में जाते साथ ही बार बार ये नहीं कहा, मैंने शुरू में 2 दफा कहा था कि सर आप लोगों की वेबसाइट बहुत ज्यादा है, खाली एक वेबसाइट के लिए भी प्रॉपर टीम चाहिए होती है। उन्होंने कहा जी हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं खामोश हो गया, क्योंकि मुझे अपनी वर्किंग दिखानी थी। अगर मैं पहले दिन से लगा रहता, सर मैंने आपको बोला भी था ऐसा काम नहीं होगा, सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, यार मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना तो करूँ ना। अब क्या है, अब वो ये 2 रैंक हो गए ना, अब वो बंदा मुझसे खुश है, और मुझे कह रहा है यार इंटरव्यूज करवाओ हमजा, इंटरनीज रखो, एक्सपर्ट्स रखने एक्सपर्ट रखो, अपनी टीम बढ़ाओ। क्यों? अब उसको काम नजर आ गया है। तो ये सारी एक्सपीरियंस कह लो बेटा, इसको इसको कह लो कि ये सारी गलतियां हम भी करके सीखे हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो चीज़ आप सीखे हो आप अगले को जितना सिखा सकते हो सिखा दो। आप लोग भी इंशाल्लाह जहाँ भी जॉब लगे, अगर तो टीम है तो वेल एंड गुड है। अगर तो वो कहते नहीं आप ही ने अकेले हैंडल करना, तो एकदम शो ना मचाओ। 1 महीना काम करो, 2 महीना काम करो, कुछ ना कुछ तो आएंगी ना चीजें। तो फर्ज करो 3 महीने हो गए तुम्हें, प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का होता है ना, तुमसे कोई कीवर्ड रैंक नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। तब तक उनको दिखाना 3 महीने बाद कि मैंने आपके सारे मेटा टाइटल ठीक करके दिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक करके दी, साइट मैप नहीं था वो बनाया, सर्च कंसोल बनाया, गूगल एनालिटिक्स बनाया मैंने आपका। टूल के अंदर दिखाना कि पहले तो 0 बैकलिंक्स थे, 3 महीनों के अंदर टूल के अंदर थोड़ा बहुत डेटा आना शुरू हो जाता है। ये देखें आपके बैकलिंक्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ दिखाने के लिए होता है, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना। लेकिन शुरू में जाते जाते शो ना मत जाना, क्योंकि हर बंदे की ह्यूमन नेचर है, वो आपको जज कर रहा होता है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। सर अब अभी तो फिलहाल लेक्चर जितने हैं वो तो मॉड्यूल 12 तक खत्म हो गए, तो आगे सर क्या शेड्यूल है इसका? बस बेटा, कोर्स तो आप लोगों का 12 लेक्चर्स का ही था, और ये मैंने जो बनाया है ना कोर्स आप लोगों का, ये मई और जून में नहीं, मई में मैंने बनाया है। ये लेटेस्ट और लेटेस्ट आउटलाइन के साथ मैंने बनाया है। तो इसमें मैंने पूरी कोशिश की है सारा प्रैक्टिकल बेस, और जितना लेटेस्ट वो कंटेंट है वो मैंने डाला है उसमें। उसके लिहाज से कोई भी आप लोग कंफ्यूजन है तो आप मुझसे लाजमी पूछें। और सर अभी का अगर आप लोगों का मॉड्यूल खत्म हो गया तो बाकी पीएफटी वाले ही आपको बताएंगे कि आगे उनकी तरफ से क्या एक्टिविटी है। जी बेटा। सर ये पूछना था, हम बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो हम मेरा मेरा तो शायद फर्स्ट कोर्स ही एसईओ का है जो मैंने पीएफटीपी के थ्रू किया है। तो जी क्या जी ये कोर्स करने के बाद हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? जी जी बेटा, मैंने अभी तो आप लोगों को या सारा बताया। आप अभी लेट ऑनलाइन आई हो? नहीं, लेट नहीं है सर, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डर लगता है कि अगर ना मिला मार्क, ऑब्वियसली अगर हम फाइवर पे कोई अकाउंट बनाते हैं हम्म। और उसमें तो रैंकिंग उसी हिसाब से होती है मैं आपको हमारे फाइवर रिकमेंड प्रोजेक्ट्स पे कर भी नहीं रहा डिपेंड बेटा, करता फाइवर मैं खुद भी, देखो ये बात नहीं कि मैं फाइवर पे नहीं तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं कर रहा। मेरे बहुत से जानने वाले फाइवर पे हैं, फाइवर की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। जो लोग 2015 16 17 में उन्होंने काम कर लिया फाइवर पे, वो सेट हो चुके हैं, अब नए को जगह नहीं मिल रही। बनाओ जरूर, चांस लो, मेरी बात पत्थर पे यकीन है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो जितनी मेरे पास नाकेस नॉलेज या एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वो मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, अगर मेरा फेसबुक लॉगिन है तो ये देखें, ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट की प्रोफाइल खुली हुई है। इनका भी कल परसों मुझे आया है, बल्कि आज सुबह शायद आया है इसका। ये सारा बेग अबाउट सेइंग सॉफ्टवेयर, मैंने जितने उठाए हैं प्रोजेक्ट में सारे के सारे फेसबुक से उठाए हैं। तो फेसबुक में आप जाएं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ओपन करें। फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान,
एसईओ प्रोजेक्ट, हर जगह लोगों ने लिखा होता है कि हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें ग्राफ डिज़ाइनर चाहिए, हमें एसईओ एक्सपर्ट चाहिए। उनसे बात करने का तरीका क्या है वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ये देखें, पाकिस्तानी फ्रीलांसर लुकिंग फॉर समवन एक्सपीरियंस्ड यूआई यूएक्स, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है। ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनिंग से मिलता जुलता होता है। एक्सपर्ट फॉर लॉन्ग टर्म वर्क, शेयर सीवी प्रीवियस वर्क इन बॉक्स। इनसे बातचीत कैसे करनी है वो भी मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है कि पहले आपने इसको यहाँ पे जाके मैसेज करना है, सलाम दुआ लेके उससे आपने बताना है कि मैंने आपका स्टेटस पढ़ा और मैं यूआई यूएक्स एक्सपर्ट हूँ और ये मेरा सीवी आप देख सकते हैं, और यहाँ आके आपने कमेंट कर देना, काइंडली चेक योर इनबॉक्स और मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन। तो इस तरह कोई घबराहट की बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। क्या हो जाएगा मैक्सिमम, उसका प्रोजेक्ट आप खराब कर दोगी, ठीक है, या वो अगर कोई स्कैम है वो आपको पैसे नहीं देगा। देखो जब तक इन चीज़ों में पढ़ोगे नहीं तो वो सीखोगे कैसे, चीज़ ये है। सर हम एवरेज रेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जो हम डिमांड कर सकते हैं पर मंथ? एसईओ के प्रोजेक्ट के लिए जी सर। डिपेंड करता है, अगर तो खाली ऑफ पेज का है तो 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अगर कंप्लीट ऑन पेज है तो कंप्लीट एसईओ का है तो बेटा वो 50 to 60 होता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपना नॉलेज बातों से पता लग रहा होता है। जैसे जो मेरा भी रनिंग क्लाइंट है मोहसिन, ऑफ पेज का जो है, उससे मेरी पहले काफ़ी डिस्कशन हुई थी, उसको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आपकी वेबसाइट डेड है और ऑब्वियसली इसको हम लोकेशन के हिसाब से सेट करेंगे। शुरू में मैं इतने कीवर्ड्स लेके चलूँगा, उतने करूँगा। उसको पता लग गया बंदे के पास नॉलेज है। उनके मैंने पैसों पे बात नहीं की कि हाँ, हाँ हो जाएगा, आप मुझे 30,000 दे दें, मैं कल से काम स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। उसको पहले अपनी नॉलेज दिखाओ, उसको मैंने ऑडिट रिपोर्ट सिखाई। उसके बाद उसने कुछ दिनों बाद ही मुझे ये कहा था कि मुझे आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमज़ा। मेरे पास और भी लोग आए थे लेकिन उनमें से किसी ने इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने फ़ौरन आपको प्रोजेक्ट दे दिया था। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, आपका बोलचाल, आप बात किस तरह कर रहे हो। मैंने लेक्चर में, मुझे याद है मैंने अच्छी तरह ये बात कही थी, जब क्लाइंट से बातचीत स्टार्ट हो नॉलेज की बेसिस पे बात करना। उसको बताना कि सर अभी आप यहाँ खड़े हैं, फर्स्ट करो वो सेल्स का, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जैसे बहुत से आते हैं कि सर सेल्स, हमें सेल्स चाहिए। पेज लाइक्स कितने होते हैं? 245, 345, 521। तो मैं मना कर देता हूँ कि आपने पैसे खर्च करने तो खर्च कर लें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपका भी सेल्स का काम नहीं होगा, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही नहीं बढ़ रहा। लोग कैसे ट्रस्ट करें 221 पेज लाइक्स के ऊपर, आपसे वो 16 पेन खरीद लें। मेरा पेज हो 221 के साथ, मैं कहता हूँ 1000 के साथ, 1000 लाइक के साथ हो, तो इतना महंगा आइटम मुझसे खरीदोगे? उसके लिए कम से कम मेरे पेज के ऊपर कोई 10-15 हज़ार हो मिनिमम भी, रिव्यूज हो, लोगों ने अपने कमेंट्स शेयर किए हो, तस्वीरें लगी हो, मेरी वीडियोस बनी हुई हो, तब जाके आप मुझसे चीज खरीदोगे। तो जब वो सुनते हैं वो उन्हें होता है कि हाँ यार ये बंदा पैसों की बात नहीं कर रहा है, इसने कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं चला दूंगा, उल्टा ही हमें मना कर रहा है, हमें हमारे वीक पॉइंट्स बता रहा है। तो हमेशा बात जो आपने करनी क्लाइंट से वो फैक्ट की बेसिस पे करनी है, नॉलेज की बेसिस पे करनी है। ये चीज, दो चीज स्ट्रांग है तो प्रोजेक्ट मिल जाता है आपको, कोई मसले वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ रश बहुत है। ये जो भी आपके सामने स्टेटस ओपन हुआ हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि सोशल मीडिया फेसबुक का प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 घंटे हो गए, सिर्फ 2 कमेंट्स हैं, या शायद ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। वरना तो यहाँ पे मिनट्स के अंदर, क्योंकि फेसबुक का बच्चा इतना ज्यादा है जिसने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है, बिलीव करें जो फेसबुक है ना बहुत टेक्निकल है, आपकी सोच है, फेसबुक बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। लेकिन होता ये है कि जिसने बस कोर्स कर लिया उसको वो ये है कि बस पेज लाइक की कैंपेन चलानी, मैं चला दूंगा। तो यहाँ पे इजीली 1 घंटे के अंदर 50-70 कमेंट्स यहाँ पे हर फेसबुक के ऊपर लिखे होते हैं। जो सबसे जितनी रेयर फील्ड होती है उतने कम कमेंट्स होते हैं। सबसे कम कमेंट्स मैंने एथिकल हैकिंग में, या किसी ने फेसबुक के अंदर स्पेसिफिक किसी कैंपेन का पूछा हुआ है, या उसका कोई बहुत ही टेक्निकल सवाल है, तो वहाँ पे लिमिटेड से वो होते हैं। वरना जैसे पोस्ट डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर बहुत ज्यादा है, देखो 30 मिनट में 20 कमेंट्स हैं। तो ये बात नहीं क्या कि सर हमें कैसे मिलेगा, फिर मिल जाता है। मेरा जो मतलब रेशियो आप ये कह लें, मैं तकरीबन कोई 15-20 को मैसेज करूँ ना, तो उनमें से 5 से 6 के साथ मेरी कन्वर्सेशन होती है। मतलब 20-25 को मैं रिक्वेस्ट भेजूँ ना, इस तरह जिसका मैंने आपको तरीका बताया, तो उनमें से 5 से 6 से मेरी बातचीत होती है कि जी हमारा काम है, मैं उन्हें दिखाता हूँ ये मेरा पोर्टफोलियो, आप चेक करें वगैरह। तो ये चीज़ है, ये रेशियो चल रही है।
अभी देखें क्योंकि मेरा सारा काम ही इसके ऊपर होता है, इसलिए मेरी जो न्यूज़ फीड है वो इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है, सारे फ्रीलांसर और ये सब चीज़ों से। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन या फिर सेशन को एंड करें फिर अब? सर नेक्स्ट जूम सेशन होगा आप कि नहीं होगा? जी बेटा होगा, लेकिन जूम सेशन जो होता है ना, जैसे आज एसईओ का, अब कल मैं एसएमएम का दूंगा, अब अगला एसईओ का होगा 15-20 दिन बाद, और उसी के साथ ही एसएमएम का होगा। चलिए ठीक है, फिर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम फ्रीलांसिंग में जाते हैं और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि एसईओ बैक एंड ऑफ पेज एसईओ करनी है या टेक्निकल एसईओ करनी है? फाइवर पे करिए या फिर या ये जो ग्रुप्स है जैसे पाकिस्तान फ्रीलांसर्स? सर अकाउंट मैंने फाइवर पे तो बनाया था, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि ऐसे पोर्टफोलियो के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो ज़रूर करूँ ना। हाँ तो अगर फाइवर पे बनाना है, अगर देखो अगर फाइवर की बात करें तो पहले फाइवर पे अकाउंट या गिग अकाउंट बना लिए, ठीक है। गिग बनाने से पहले ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छी हो। ऑफ पेज पे अच्छी, तो ऑफ पेज को यहाँ पे फाइवर के इधर भी यहाँ पे सर्च लिखा रहा होता है ना, इधर यहाँ पे लिखो ऑफ पेज एसईओ। फिर जितने भी वो प्रोफाइल्स खोलेंगे उनको देखो कि उन्होंने हेडिंग्स क्या रखी है, उन्होंने कीवर्ड्स क्या यूज़ किए हैं। फर्स्ट करो, हाँ। यहाँ पे लिखा आपने ऑफ पेज एसईओ, ये सारे यहाँ पे आपके पास सामने प्रोफाइल आ गई। आपने एक प्रोफाइल यूँ क्लिक करके ओपन की, तो उसके बिल्कुल एंड पे चली जाओ, एंड पे यूँ चली जाओ। नीचे एंड पे यहाँ पे कीवर्ड देखे होंगे कि उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखो आपके उन्होंने कीवर्ड्स क्या यूज किए हैं, फिर उसी कीवर्ड्स को यूज करके आप अपना गिग बनाओ पेज की। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें मतलब फेसबुक पे भी अगर हम ग्रुप्स में जाते हैं तो हमें इसकी मतलब अलग अलग से लिखना पड़ेगा ना, कि ऑन पेज एसईओ के लिए या ऑफ पेज एसईओ करवाने देखिए, के लिए? हाँ देखो ना, जैसे आप फर्स्ट करिए, आप आई, आप पार्टनर फ्रीलांसर्स में आई, यहाँ पे ये, यहाँ पे आप यू लिखते हैं हेलो आई एम एसईओ एक्सपर्ट, और आगे जो भी आपने लिखना है, आई कैन रैंक अप योर वेबसाइट विद इन 3 months। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मैं 3 महीनों के अंदर अपनी आपकी वेबसाइट को रैंक अप कर सकता हूँ। अब आप हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने अपना रिसेंटली अपना कोर्स वगैरह किया और मैं एसईओ के अंदर ऑफ पेज के अंदर जो मेरा स्ट्रॉन्ग जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑफ पेज के अंदर है। तो अगर कोई ऑफ पेज या बैकलिंकिंग के लिए मुझसे काम करवाना चाहता है तो बेशक वो 1 वीक या 2 वीक ट्रायल बेसिस पे भी मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे सकती हूँ। और अगर उसको मेरा काम अच्छा लगे तो हम उसको लॉन्ग टर्म में लेके चल सकते हैं। इस तरह करके आप यहाँ पोस्ट कर दो, सर लेकिन क्लियर रखना कि अगर कंप्लीट एसईओ कर सकते हो कंप्लीट एसईओ, अगर ऑफ पेज पे खाली भी कमांड हासिल है तो ऑफ पेज का लिखो। ठीक है। तो अगर हम सिंपल एसईओ एक्सपर्ट लिखते हैं तो फिर तो अगला बंदा कोई भी दे सकता है ना? फिर तो ये है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ऑन पेज ऑफ पेज हर चीज़ में वो आपको कमांड हासिल है। ठीक है सर, लेकिन ये है कि अगर हमने प्रैक्टिस के लिए अलग अलग ही सही रहेगा ना ज्यादा? प्रैक्टिस के लिए आप कंप्लीट लिखो। आप लिखो कि मैंने रिसेंटली अपना एसईओ का कोर्स किया है, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं पहले 2 कस्टमर्स को 1 वीक या 2 वीक फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हैं, जिसमें मैं आपका जो भी प्रोडक्ट होगा जो भी होगा उसमें आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, बैकलिंक्स और ये सब चीज़ें मैं आपको करके दूंगी। अगर आप मेरे काम से खुश है तो देन वी कैन मेक इट टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं फिर सेशन एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है आपसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।